5 बड़ी बातों के साथ हम कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत और आज सेकंड डे है जब मार्केट्स के अंदर थोड़ी बहुत आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही होगी। हालांकि स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन नहीं है। स्ट्रक्चर तो मार्केट का ये कहता है कि 18,000 से लेकर 18,400 एक बड़ा बैंड है मार्केट का, जिस पर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के लिए एक बड़ा बैंड है 44,000 44,200 जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, और लोअर एंड पे 43,800 है। आज दोनों ब्रांड में से बैंक निफ्टी ने एक बैंड को ब्रेक किया 43,800। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी टूटना शुरू हुआ। एक्चुअली बैंक निफ्टी इससे पहले नहीं टूट रहा था। अगर आज सुबह का 12 बजे से पहले तक का ट्रेड देखेंगे, निफ्टी वीक हो रहा था बैक टू बैक बैंक निफ्टी, बट अभी वीक हुआ है और उसने गिरावट अब करीब 250 पॉइंट्स की आ चुकी है। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे ये निफ्टी जो कि दिन में धीरे धीरे करके खिसक रहा है। अब जरा बैंक निफ्टी दिखाइए, इसके अंदर कट शार्प हुआ है 12 बजे से थोड़ा सा पहले, यानी कि आधा पौना घंटे पहले से, तो ये थोड़ा नुकसान है। एक चीज़ और भी है मार्केट के अंदर हो रही है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर कुछ खास बड़ा चेंज नहीं हो रहा। इन सबको हमने समेटा 5 बड़ी बातों में। आइए उसी के ज़रिए आपको सारा कुछ बताना शुरू करते हैं, फिर एक एक पॉइंट नोटिस होगा बाकायदा उसके ज़रिए। पहली बड़ी बात जो मार्केट के अंदर आप देख पा रहे हैं वो है 18,200 के नीचे हम आ चुके हैं। मार्केट के पास जैसे मैंने आपको 400 पॉइंट की रेंज बताई ना, उसका मीन है ये, उसका मीडियन है, बीच का लेवल है 18,200। तो 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस, 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो आप उस 200 को ब्रेक करने के बाद अब ये लगता है मार्केट में हम सपोर्ट को टेस्ट करने चले जाएंगे जो कि 18,000 की है। सेम विद द बैंक निफ्टी 43,700 के आसपास आके काम कर रहा है। 12 में से 11 शेयर आज कमज़ोर है और अब इसने 700 का लेवल भी छोड़ दिया, 634 आ चुका है। और इसके बाद ये 700 की या 800 की इंपॉर्टेंस क्या कि यहाँ पे आके ये बार बार शूट कर जाता था, ऊपर आ जाता था, लेकिन इस बार फाइनली इसके नीचे आके अब ट्रेड करने लग गया है। मीडिया, रियल एस्टेट, आईटी, मेटल शेयरों में बिकवाली है। आईटी से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि ये शायद बैंक जब टूटेंगे तो आईटी सामने निकल के आएगा और इंडेक्स मैनेज करेगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़े शेयरों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। रियल एस्टेट में मुनाफा वसूली स्वाभाविक है, आएगी को काफ़ी चल रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत है। जब भी आपको बॉटम पे मिले प्लस ज़रूर करना चाहिए। ऑटो की स्पीड अभी भी बरकरार है। ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरीज देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। बैटरीज के शेयर दोनों आज ऊपर हैं। एक्साइड, अमर राजा बैटरीज आज दोनों के अंदर एक अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं विक्स की बात। इंडिया विक्स इस समय सपाट है। डॉ फ्यूचर्स में 20 पॉइंट की हल्की सी तेजी है। हल्के विक्स पर बाजार काम कर रहा है, बढ़ भी ऐसे ही रहा था। इसका मतलब मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फेयर था, ना ही एक्सट्रीम इंजॉयमेंट है। मार्केट फेयर ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा, मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं क्रिएट कर रहा। बहुत ही हल्के हाथ से, इसको हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं, थोड़ा छिछरा होके मार्केट काम कर रहा है, यानी कि बहुत जल्दी से ऊपर आ रहा है, बहुत जल्दी से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जो है बाजार है ना, थोड़ा सा बी अवेयर, सावधानी के साथ काम करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इस बीच बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट करीब 350 पॉइंट की बढ़ चुकी है। धोनी पटेल आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा समझते हैं कि वो मार्केट को इस समय कैसे रीड करें। धोनी, मेरे को अच्छे से याद है जब लास्ट टाइम भी हम जुड़े थे तब आप ये कहते मैं प्लस तो नहीं करूँगी। आपने उस समय भी हमको एक कॉशियस नोट दिया था। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि उस समय मार्केट का यूफोरिया ऐसा था कि लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है जब आपका पूरा बाजार और सब लोगों के वॉइसेस एक तरफ हो जाए ना, मार्केट वहीं पे आपको चकमा देता है। ये कुछ वही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरे को नहीं पता कितना सक्सेसफुल होगा, बट चकमा एक लेवल का देने की कोशिश कर रहा है। आपका व्यू पॉइंट चाहिए जरा। जी बिल्कुल डिम्पी, गुड आफ्टरनून। मार्केट पे मेरा व्यू काफी टाइम से कॉशियस तरफ का ही बना हुआ है। लॉन्ग साइड के ट्रेड्स यहाँ पे बहुत ही कम लिए जाए तो बेहतर रहेगा। शॉर्ट साइड के ट्रेड्स भी यहाँ पे जो होते हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी पॉइंट्स मैंने जो पहले हाईलाइट करी थी कि विक्स हमारी ऑल टाइम लो के पास चल रही है, जहां से रिबाउंड करेगी तो विक्स बढ़ेगी, तो उसका असर हमें इंडेक्स पे दिखेगा। इंडेक्स में हमें मोमेंटम भी जो है वो नहीं देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देख रहे हैं तो डबल टॉप्स यहाँ पे बना चुका है। तो काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है जो सजेस्ट करता है कि मार्केट में थोड़ी सी थकावट है। ऊपर तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पे जो एक क्षमता होनी चाहिए, एक जो फोर्स होना चाहिए, वो मिसिंग सा दिख रहा था। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही आज की सेशन में एक गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए मेरा कहना ये रहेगा कि निफ्टी में ऑलरेडी जो आज के दिन के लिए मूव आना था वो आ चुका है। तो आज के दिन और कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी में अभी फिलहाल हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा।
लेवल्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ओवरऑल 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम निफ्टी को यहाँ पे देखते हैं तो वो एक 50 पीरियड की और 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे चल रही है। तो यहाँ से कई बार निफ्टी ने एक रिबाउंड लिया है, बट ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्शनल इंडेक्स जो एक हमें बताता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, वो नेगेटिव तरफ बन चुका है। तो यहाँ से निफ्टी में जो नीचे की तरफ का लेवल ध्यान में रखना रहेगा, तो 18,055 का लेवल बनता है, वो ध्यान में रखना है। उस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें और यहाँ पे एक नीचे की तरफ के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो 18,055 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा निफ्टी में। यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे मेरा कन्विक्शन एज अ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी हमें एक फॉल विटनेस करने को मिल रहा है जिसे और एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी में आपको 43,250 तक का लेवल है, वो यहाँ पे एक बार देखने को मिलेगा। सो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनता है। करंट लेवल से इसे शॉर्ट कीजिए। नीचे की तरफ का जो आपका टारगेट है वो 43,250 का बनता है। आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, तो स्टॉप लॉस इसका आप अभी फिलहाल की जो ये गिरावट शुरू हुई है उसकी कैंडल के जो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, तो आपको 43,770 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। सारे के सारे लेवल्स हम आपकी स्क्रीन पे ले आएंगे, लेकिन इस बीच आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे होंगे, ये 300 पॉइंट से कुछ ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। अभी 600 भी चला गया। तो कई बार आपने मार्केट के अंदर ना चीज़ फील की होगी कि बाज़ार चलता तो सीढ़ियों से है लेकिन उतरता लिफ्ट से है। 2 दिन में ही मार्केट काम ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहे थे, डॉट में लेवल चेक कर रहे थे कि अच्छा 151.7 लगा है, 151.8 का हाई है, तो डॉट 1 से हम छूट आए थे और अब हम देख रहे हैं कि हम 43,600 के भी नीचे आ गए। 44,150 वाला 43,600 के भी नीचे है। तो आप 500-600 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मुनाफा वसूली ने उसका कितना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया आपके सामने ही है। तो थोड़ा सा बी अवेयर, सावधान। जब बाज़ार चलता है तो फिर वो किसी को नहीं देखता लिक्विडिटी में, और जब लिक्विडिटी ही सक होती है धीरे धीरे मार्केट्स में या कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे डेट सीलिंग जैसे पॉइंट्स, तो कुछ ऐसे ही साफ़ करता है। तो बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान रहे। बस इतना ही काम करें कि अपने वॉल्यूम्स को थोड़ा एडजस्ट करके चले। वॉल्यूम्स कम होंगे तो मैटर हो जाएगा। 43-250 तक भी आ सकता है। अभी हम 500-550 पे ट्रेड कर रहे हैं, 250-300 पॉइंट का गेन है। अब कन्विक्शन कब आएगा? जब हम कोशिश करेंगे कि हमारा 43,750-800 वाला लेवल आ जाए। अभी हमने उसको तोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप आर्ली चार्ट पर भी सुपर ट्रेंड डालते हैं, जो टेक्निकल्स वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा, तो अगर ट्रेंड डालेंगे तो अब वो थोड़ा बियरिश हो चुका है। आज ही हुआ है, अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले ही। थोड़ा ध्यान रखें, इसमें थोड़ा गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जरा। और इस बीच आपके लिए हम एक फुटवेयर से जुड़ी हुई एक खबर जल्दी और भी लेके आने वाले हैं, कि एक्सक्लूसिव खबर है जो भी आ सकती है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले शेयर्स चेक करते हैं। तो आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एस्कॉर्ट्स और रैमको सीमेंट, ध्वनि जरा चेक करना दोनों शेयर्स। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे रैमको सीमेंट्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो मुझे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है एक लॉन्ग साइड पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स यहाँ पे बहुत ही कम रखने हैं। और जो दूसरा चार्ट आपने स्टॉक बताया है एस्कॉर्ट्स, तो एस्कॉर्ट्स में भी एक राइडर के साथ यहाँ पे ट्रेड रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम डेफिनेटली इसमें रैमको सीमेंट से ज्यादा बना हुआ है। तो एस्कॉर्ट्स में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। राइडर इसमें ये है कि आपको 2148 का लेवल जब पास करता है तब इसके अंदर एंट्री करनी है, और इसका जो टारगेट रहेगा तो यहाँ से आपको एक 100 पॉइंट्स का अपमूव मिलेगा, जिसमें 2240 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो है वो 2098 का रहेगा। राइडर यही है कि आपको 2148 जो डे का हाई है उसके ऊपर इसके अंदर एंट्री करनी है, जो हमें बताएगा कि मोमेंटम इसके अंदर जो कंटिन्यू था, तो डेज जो हम यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं इंडेक्स में वो इसे अफेक्ट नहीं कर रही है, ये ऑलरेडी अपने मोमेंटम में बरकरार रहेगा। ओके ठीक है। हालांकि ये खबर जो सोर्स बेस्ड है वो नीचे मैं आपको फिर से बताया, तो लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। 2 शेयर हमने पता किए थे ध्वनि से, था एस्कॉर्ट्स और रैमको। तो रैमको को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एस्कॉर्ट्स में कंडीशन के साथ आपको बाय मिला है। 7% का ओआई है, थोड़ा शेयर चला भी है पिछले 2-3 दिन से। हम आपको नोटिस भी करवा रहे थे कि जैसे जैसे मानसून की प्रेडिक्शंस होंगी ना, ये शेयर थोड़ा वॉलेटाइल होगा।
2240 आपका टारगेट, 2098 है स्टॉप लॉस। अब जो नीचे वाली खबर है ना, इसको एक बार हम ऊपर लेके आते हैं। फ्रॉम सोर्सेज जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि अभी तक आप शूज़ खरीदते थे ना, तो आपके पास दो मेज़रमेंट हुआ करते थे, या तो आप यूके वाला मेज़रमेंट लेते थे या तो यूएस वाला मैनेजमेंट लेते थे। ज़्यादातर इंडियन यूके वाला लेते थे, यानी कि 8 नंबर 9 नंबर ये यूके मेज़रमेंट था और इंडिया में वैसे ही कैलकुलेट होता था। अब खबर ये आ रही है कि सरकार अपना इंडियन तरीका, यानी कि अपना देसी तरीके से एक नंबर, एक कोडिंग जारी कर देगी। उसी कोडिंग के हिसाब से जूतों का डिज़ाइन बनेगा, आपका साइज़ डिसाइड होगा, आप बोलेंगे, बताएंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब उसी के इर्द गिर्द अपनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। फिर से बता दें, इससे पहले आप यूके वाले मापदंडों को फॉलो करते थे। अब एक बड़ी खबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ को लेकर आ रही है कि इंडियन साइज़ लागू सरकार जल्द कर सकती है। इसकी कुछ और डिटेल जैसे जैसे हमको मिलेंगे हम आपके साथ साझा करते चलेंगे, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, और ये खबर कई मायनों में इंटरेस्टिंग है। ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है और स्टेक होल्डर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है, और आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा इसमें राष्ट्रवाद भी छलक के आ रहा है। तो हर लिहाज से ये ठीक है। थोड़ा इलेक्शंस भी हैं, आपको मालूम ही है सारी चीज़ें। खैर एनी हाउ, आगे बढ़े। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स लेके आते हैं आपके सामने। और इंडेक्स पे अब तक हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव। जो दो तेज़ी वाले शेयर रखे थे उसमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा आया प्लस। शॉर्ट कवरिंग के ध्वनि दो शेयर्स हैं, उसमें है ग्रैनुलस इंडिया। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जिस दिन ज़्यादातर बाज़ार कमज़ोर होगा, फार्मास्यूटिकल कमज़ोर होगा, उस दिन ग्रैनुलस चलेगा, और आज ठीक हुआ वही, वो आज के दिन चल रहा है। और एक चंबल फर्टिलाइज़र, सुबह सुबह हमने भी इसको नोट किया था, इसमें अच्छी पोजीशंस बन रही हैं। जरा आपकी रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल टिम्पी, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जिसका है ये एक वीक तरफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी एक यहाँ पे लॉन्ग साइड के पोजीशंस जो होने चाहिए वो एक कंडीशनल रहेगा, तो उसमें कोई भी एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। और दूसरा आपने जो स्टॉक यहाँ पे बताया है उसमें भी यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक कन्विंसिंग ट्रेड नहीं दिख रहा है। अदरवाइज दूसरा एक जो स्टॉक है वो सीयूबी है, सिटी यूनियन बैंक। उसमें आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं जिसमें ऑप्शंस का एक ट्रेड रहेगा जो मैं शेयर करना चाहूंगी। करंट लेवल से आपको इसका 140 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करना है। आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 5.2 रुपीज का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 2.6 रुपीज का रहेगा। इसका लॉट साइज एक बार ध्वनि चेक करके बताएंगे, सिटी यूनियन बैंक का लॉट क्या है, लॉट साइज क्या है? जी बिल्कुल, इसका 5000 का लॉट साइज है, इसीलिए हमें इसे फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शंस की मदद से इसको ट्रेड करना है। ओके ठीक है, एक बार आप बताएंगे वापस से। स्ट्राइक 140 की स्ट्राइक है, रेट, टारगेट और स्टॉप लॉस वापस और बता दो। स्ट्राइक हमको समझ में आ गई 140 की है, एट द मनी, जहाँ पे खड़े हैं वही सौदा पकड़ना है। जी बिल्कुल, इसका करंट यहाँ पे रेट जो चल रहा है वो 2.9 का चल रहा है। आपको 2.6 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। जो टारगेट इसका है वो 5.2 तक का एक्सटेंड होता है। ओके ठीक है, 5.5 रुपये तक ये चला जाएगा। 2 रुपये 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस है, 2 रुपये 90 पैसे के आसपास का सौदा आपको मिल जाएगा। ये तो जाने के लिए 30-40 पैसे है, 5000 के आसपास का लॉट है इसका। तो अगर आप 30 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट भी करते हैं तो वही 1000-1500 रुपये का टोटल रिस्क बनेगा, और पैसा ऐसे डबल भी हो सकता है। 140 की स्ट्राइक है, सिटी यूनियन बैंक के। हमने शेयर्स तो पूछे थे ग्रैनुलस इंडिया और चंबल फर्टिलाइज़र, लेकिन दोनों शेयर गिरे। उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सिटी यूनियन का ऑप्शंस का सौदा आ गया। तेज़ी वाले सौदे जब ऑप्शंस में तब्दील होने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा और दबाव या प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हायर एंड पे कन्विक्शन नहीं है, सीधा फ्यूचर्स नहीं खरीदे जाएंगे। और ये रेंज जो है ना जिस पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं, ये एक्चुअली हाथ बदला रेंज है। ये वापस से स्ट्रांग भी हो सकती है और मंदी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये जॉनर ही वही है। इस समय एक्सचेंज ऑफ पावर्स हो रहा है, वो देखते हैं कितने लेवल्स पे होता है। अगर वो ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ पावर हुआ तो फिर प्रेशर आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए थोड़ा समय आज का दिन और देना चाहिए। जो भी सौदे लें या तो ऑप्शंस में कन्वर्ट करें विद स्टिक स्टॉप लॉसेस, नहीं तो फिर अपने सौदों पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो। आगे बढ़ते हैं तो सिटी यूनियन बैंक हो गया। 2 शेयर हमने शॉर्ट कवरिंग के पता किए थे, दोनों गिरे। और जो ताज़ा खरीदारी वाले थे उसमें एस्कॉर्ट्स प्लस होके आया। तो अब तक इंडेक्स का व्यू,
एस्कॉर्ट्स और सिटी यूनियन बैंक, यही 3 ट्रेड बने हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के टूटने वाले शेयर्स यानी कि बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। एक तो पीवीआर है और दूसरा इन्फो एज है। बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे पीवीआर में जो चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है तो ऑलरेडी इसमें हमें एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है। सो आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे लोग इसमें शॉर्ट साइड पे ही रहेंगे ट्रेड के। इसमें कोई भी एक शॉर्ट साइड की फ्रेश यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। जो आपके पोजीशन है उसी को ट्रेल करना है। नीचे की तरफ में इसके जो टारगेट मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1250 तक का एक फॉल यहाँ पे मिलेगा। अनदर 100 रुपीज ऑफ अ फॉल इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको ट्रेल करना है तो आप स्टॉप लॉस अपना जो है वो ट्रेल करके 1395 तक ले आइए। यहाँ पे ट्रेड जो बनेगा, जो रिस्क रिवॉर्ड की तरफ से हमें फेवरेबल लग रहा है, वो इन्फो एज में बनेगा। आपको करंट लेवल से उसको सेल करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ का जो आपका टारगेट मिलता है तो 3750 का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करना है तो आपको इसके अंदर 3895 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके ठीक है, तो आपको लेवल्स यहाँ पे मिल रहे होंगे इन्फो एच के। करीब 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है और ये शेयर आज 2.5% टूटा हुआ है। इसके अलावा हमारी कड़ी में पीवीआर था जिसमें आज गिरावट तेज़ है 5% की, लेकिन 1250 तक भी जा सकता है पीवीआर। थोड़ा सावधान रहे। इन्फो एच में भी आपको सौदा मिल गया 3750 के टारगेट के लिए। इस बीच नीचे नंबर्स आ रहे हैं। धोनी आप एक काम कीजिएगा ज़रा, ये जायडस वेलनेस के चार्ट और डाटा आप खोल के रखिए जब तक मैं नंबर दर्शकों के सामने रख देता हूँ। इनकी जो आय है यानी कि रेवेन्यू 640 से बढ़कर 713 हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, 136 से 145 है। शेयर में कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है या तो मार्केट इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि इससे ज़्यादा आने चाहिए, एक मार्जिनस की ओर वेट हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है इनके नंबर्स को देख के कि मार्जिनस में कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अगर मुनाफे में 136 से 145 है, बामुश्किल से 9 करोड़ रुपए मुनाफा बढ़ा है, तो मार्जिनस भी कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं आएंगे। तो एक तो नंबर प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगा, एक्सपेक्ट ज़्यादा करके बैठा होगा, इसलिए पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा। दूसरा, मेरे को एक बार मार्जिनस और इनके चेक करने हैं जायडस वेलनेस के। स्ट्रक्चरली ये शेयर कैसा है ये हमको धोनी बता देंगे। धोनी जरा देख के बताएंगे आप। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी टाइम से इसने एक 5% की रेंज पकड़ी हुई है। ऊपर की तरफ में आपको 1570 का लेवल मिल रहा है जिसके ऊपर ये स्टॉक मूव नहीं कर पा रहा है। नीचे की तरफ में अभी फिलहाल जो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 1480 का वो लेवल बन रहा है जिसके नीचे हमें इसमें गिरावट देखने को मिल नहीं रही है। सो एक रेंज पकड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। इस रेंज के ब्रेकआउट पे यहाँ पे कोई भी एक लॉन्ग या शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे ओवरऑल जो सजेस्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये वीक स्ट्रक्चर है। यहाँ से नीचे की शॉर्ट साइड के ट्रेड आपको 1480 का लेवल वो है उसको नीचे की तरफ ब्रीच करने पे आप इसमें ले सकते हैं। नीचे आपको जो इसके अंदर टारगेट मिलते हैं तो 1420 तक की गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। ओके ठीक है, तो ये इस पे लेवल्स के हिसाब से भी आपको रणनीति मिल गई। रिजल्ट्स हमने पढ़ के बता दिया आपको, और मेरा अनुमान हालांकि मेरे पास अभी नहीं है तो मैं आपको बाकायदा चेक करके बता देता कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। बट हाँ, देख के प्राइमा फेसी अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे मैं देख के बता सकता हूँ कि शायद ये नंबर्स उतने अप टू द मार्क नहीं होंगे जितना मार्केट को शायद चाहिए होगा। और अभी भी मैं मार्जिनस की वेट कर रहा हूँ, जैसे आएंगे मैं वो भी आपके लिए फ्लैश करवा देंगे हम। खैर, इस बीच बाजार वापस से दिन के निचले स्तरों की तरफ जा रहा है। धोनी, अब अपनी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता देंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। दोनों ही सेल साइड की ट्रेडिंग कॉल है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट से वही है कि यहाँ से हम नीचे की तरफ में और देखेंगे इसके अंदर वीकनेस आती हुई। तो बजाज ऑटो में मेरा सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड बनता है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 30 मिनट्स पे दिखाया हुआ है। करंट लेवल से आपको इसको सेल करना है। नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट है तो 4475 तक का एक नीचे का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है तो 4545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
दूसरा मेरा जो यहाँ पे ट्रेड बनता है तो टाटा केमिकल्स में बनता है। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल एक साइडवेज टू वीक चार्ट स्ट्रक्चर वीकलीज पे और डेलीज पे भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे 50 पीरियड की अपनी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसके पास एक रेजिस्टेंस लिया है। ओवरऑल डेरिवेटिव डाटा भी सजेस्ट करता है यहाँ पे कि यहाँ पे 980 के जो आज कॉल ऑप्शन है उसके अंदर राइटिंग हुई है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस हमें क्लियर विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर सेल करना है। आपका जो नीचे की तरफ का इसके अंदर टारगेट रहेगा तो आपको यहाँ पे 958 का टारगेट है। आपका जो स्टॉप लॉस है तो 974.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके ठीक है धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे आज सौदे बताने के लिए। अच्छा कि आपने हमको एक ऑप्शंस का सीधा सिटी यूनियन बैंक वाला पहले बता दिया। टाटा केमिकल्स भी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से चला तो ठीक, नहीं तो यहाँ से पिटा, तो इसका जो मेहनत की हुई है ये सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। और आज आपने वही टाटा केमिकल्स हमको ट्रेड में भी कन्वर्ट करके दे दिए 958 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करना है और आपका यहाँ पे टारगेट एक बार रखा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये 74 है, 47 नहीं है। स्टॉप लॉस को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये 74 होगा, 974, 47 नहीं होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस तो गलत हो जाएगा इसका टाटा केमिकल्स का। ये बात चेक कर लेते हैं, आप करेक्ट कर लीजिएगा, आप समझ ही गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। धोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की चौथी तिमाही के नंबर्स भी आ गए हैं जो कि अनुमान के मुताबिक पेश किए गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ हमको ये दिखा कि 7% तक का मुनाफा गिरा है, मार्जिन्स में भी ब्लिप आया है। तो यही पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह हमारे साथ जुड़ रही है। अमीरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये वाईओवाई बेसिस पर आपके मार्जिन्स और नंबर्स में यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में डिक्लाइन है, इसकी वजह बता पाएंगे? और आगे की FY24 में गाइडेंस वगैरह कुछ अगर शेयर करना चाहें तो। पूरे इंडस्ट्री, डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में ये साल में ब्लिप हुआ, डिक्लाइन हुआ है क्योंकि अगले साल में, पिछले साल में कोविड टेस्टिंग थी जो ये साल में नहीं थी, 22-23 में बहुत कम थी। एंड आप देखिए तो आप कोविड को अलग कर लीजिए तो जो नॉन कोविड ग्रोथ है एक्चुअली 18% थी। तो ये चीजें ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल के बाहर है कि कितनी कोविड टेस्टिंग होती है। एंड आज देखिए तो आपने, गवर्नमेंट ने ज्यादातर टेस्टिंग को PCR से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में पुश किया है जो घर पे होता है, वो लैब्स में नहीं होती। तो इसी वजह से आपको डिक्लाइन दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा अंदर से देखिए तो आप देखेंगे कि 18% ग्रोथ है नॉन कोविड में FY22-23 में। मेरा प्राइसिंग पे कोई प्रेशर है क्या? जो पहले दाम बढ़े अब थोड़े कम करने पड़ रहे हैं क्या, या इस पे कोई किसी तरह का प्रेशर? आप देखिए तो ये जो प्राइसिंग प्रेशर की बात है एक्चुअली थोड़ी जनरल बात है, क्योंकि एक्चुअली हम आप देखिए तो कंज्यूमर प्राइस पे हम प्राइसिंग प्रेशर फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनीज आई हैं जो 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट बोलती रहती हैं, लेकिन वो हमें इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो क्वालिटी रिपोर्ट मांगते हैं। उनको चाहिए कि एक्यूरेट रिपोर्ट हो, वो ट्रस्ट कर पाते हैं, एंड वो डिस्काउंट पे ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि वो बीमार लोग हैं और उनके लिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि सही रिपोर्ट मिल जाए तो उनकी सही ट्रीटमेंट हो जाए। तो हमने देखा नहीं है कि कंज्यूमर प्राइसिंग में ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा प्रेशर। जो एरिया में थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर आई है वो B2B एरिया में है, क्योंकि जो कस्टमर्स डिस्काउंट हॉस्पिटल्स हैं न तो फ्रेंचाइजी मार्जिन्स हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, डिस्काउंट्स थोड़े इनलार्ज हो गए हैं, तो नेट प्राइस पे थोड़ा प्रेशर आया है B2B सेगमेंट में। और वो भी अब देखिए तो हमारे 4000 टेस्ट हैं, वो मतलब 50 टेस्ट में कुछ प्रेशर आया होगा। तो इट्स अ वेरी, थोड़े डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है। अब मेरा एक चीज़ आप और बताइए, करीब 90 लैब्स आप खोलना चाहते हैं 2025 तक, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये कैपेक्स जो हो रहा है, ये अमाउंट में बता सकते हैं, फिगर्स में कितना एक्सपेंशन पे खर्च हो रहा है? आप देखिए तो 90 लैब में से हमने ऑलरेडी 30 लैब लास्ट 2 साल में कर लिए हैं, और 23-24 में हम 30 लैब और करेंगे, एंड देन द लास्ट 30 इन 24-25। 1800 सेंटर्स में हमने ऑलरेडी 1057 हमने 2 साल में खड़े कर लिए हैं, और हम ये साल प्लान कर रहे हैं कि हम 800 और करेंगे। तो हमारी जो 1800 की टारगेट है हम 3 साल में ही खत्म कर लेंगे।
एंड मे बी मोर एंड ये सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली कैपेक्स लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैपेक्स नहीं है, क्योंकि ये लैब्स हम जो खड़े कर रहे हैं, these are more sort of smaller satellite labs in new markets, mostly tier 2 tier 3 cities, और ये हमारी इंटरनल अक्रूवल से ही आएंगी. इट विल नॉट इंक्रीज आवर कैपेक्स रिक्वायरमेंट बहुत ड्रास्टिकली. आप पास से देखिए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शूट अप होगा. इट विल बी सिमिलर टू द लास्ट ईयर. एंड ये इन्वेस्टमेंट्स करके हम ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकते हैं, और ऑब्वियसली हमारी मार्केट शेयर एंड न्यू टेरिटरीज में जा सकते हैं. ठीक है मीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने समय दिया, आपने कंपनी के बारे में आज डिस्कस किया, नंबर्स के बारे में, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ ही हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. खैर इस बीच एक अपडेट आपको और दे देते हैं. सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिडेलबर्ग मामले की जो सुनवाई है उसकी फिर से शुरू हो गई सुनवाई. ये शुक्रवार को हुई थी पहली बार, फिर मामले को टाल दिया गया था सोमवार के लिए, फिर आज मंगलवार को बात हुई, अब आज फिर से सुनवाई इसकी शुरू हो गई है. तो अडानी हिडेलबर्ग मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हो गई है. दो अलग अलग तरीके के मामले हैं. पहला एक तो रिटेलर के नुकसान को लेकर, और एक रिपोर्ट जो सौंपी गई पूरे पैनल ने, उसको लेकर भी कोर्ट में वो रिपोर्ट दे दी गई है. तो उन दोनों मैटर्स पे लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है अडानी हिडेलबर्ग मामले की. कोर्ट क्या बोलता है इस पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा. हालांकि जो बातचीत चल रही है वो भी सेबी की तरफ से ज़्यादा समय को लेकर चल रही है. 3 महीने कोर्ट की तरफ से है, 6 महीने सेबी मांगना चाहता है. देखते हैं आज क्या फैसला होता है. इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी अडानी के ग्रुप के शेयर्स के अंदर आपको मिल सकती है. सुनवाई शुरू हो गई है, ये अपडेट है. इस कार्यक्रम से इतना ही. नमस्कार.